नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 01। गोपालपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के धूल भरे प्रांगण में स्कूल की आखिरी घंटी बजी। जैसे ही बार का दरवाज़ा खुला, नीले और सफ़ेद रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहने दर्जनों छात्र कक्षाओं से बाहर निकले। सुनहरे नारंगी आसमान के नीचे हंसी की आवाज़ गूंज उठी। कुछ लोग बेफिक्र और युवा ऊर्जा से भरे हुए गलियारे की सीढ़ियों पर एक दूसरे का पीछा करते हुए चले गए। दूसरे, जो आत्मा में अधिक साहसी थे, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, हाथ जोड़े हुए, आंखों में युवा प्रेम की लाली चमक रही थी। उनकी हंसी शाम की गर्म हवा के साथ घुल मिल गई, जिससे छात्र जीवन का एक शांतिपूर्ण दृश्य बन गया। लेकिन शांति अक्सर सिर्फ सतही परत होती है। स्कूल परिसर के ठीक बाहर, चारदीवारी के पीछे संकरी घाटी में छात्रों का एक समूह तेजी से भागता हुआ आया और गलियों में गायब हो गया, जैसे कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ था। पीछे रह गया, कीचड़ और पैरों के निशानों में आधा दबा हुआ, एक अकेला छात्र। उसकी वर्दी पर दाग था और उसका शरीर स्थिर था। अब उपवन शांत था। अचानक गिरे हुए छात्र की छाती के ऊपर अंतरिक्ष ही मुड़ गया। एक ब्लैक होल, जो क्रिकेट की गेंद से भी बड़ा नहीं था, अस्तित्व में आया। उसमें से बहुरंगी दिव्य रोशनी फूट पड़ी, शानदार, ब्रह्मांडीय और अलौकिक। उस दिव्य प्रकाश की एक किरण बेहोश लड़के की छाती में जा लगी, मानो किसी रहस्य को सील कर दिया गया हो। ब्लैक होल अगले ही पल गायब हो गया, बिना किसी निशान के। और फिर आवाज आई, डिंग डिंग, मास्टर रिकॉग्निशन सिस्टम आरंभ हो रहा है। मास्टर मान्यता सफल रही। बधाई हो होस्ट, आपको बेसिक बॉडी एनहांसमेंट पुरस्कार और एक बिगिनर्स गिफ्ट पैक प्राप्त हुआ है। शरीर में परिवर्तन शुरू हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। क्षण बीत गए। लड़का हिल गया। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं और वह बाग की छाया में ढल गया। उसका नाम आरव शर्मा था। वह सीनियर वर्ष का छात्र था, शांत, साधारण और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला। लेकिन आज कुछ बदल गया। उसके मन में एक आवाज़ ठंडी सटीकता के साथ गूंजी, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब से रिया मेहरा से दूर रहो। इसे एक सबक समझो। आवाज़ विकास मीना की थी, जो दूसरी क्लास का सीनियर था। आरव उस लड़के को जानता तक नहीं था। दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी, फिर भी वह यहाँ था, मिट्टी में पड़ा हुआ, अपमानित। रिया मेहरा, क्या ये सब इसी बारे में था? आरव की मुट्ठियां भींच गईं। इतने समय से उसके सहपाठी उसे कमज़ोर समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज के हमले ने उसके अंदर कुछ आग लगा दी थी। मैं क्यों? वे हमेशा मुझे ही क्यों निशाना बनाते हैं? मैं शांति से क्यों नहीं रह सकता? क्रोध से उसकी छाती धड़क उठी। तभी उसके मन में एक मधुर, आत्मविश्वास से भरी महिला की आवाज़ गूंजी, एक विनम्र घोड़े की सवारी की जाती है, एक विनम्र आत्मा को कुचला जाता है। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। किसने कहा ये? उसने सहज ही अपने स्कूल बैग में हाथ डाला और एक चमकता हुआ डिब्बा पाया जिस पर लिखा था, न्यूबी गिफ्ट पैक। उसने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। खुला। आवाज़ वापस आई, बधाई हो मेज़बान, आपको प्राप्त हुआ 100 उपलब्धि अंक, 5 निःशुल्क विशेषता अंक, 3 स्वास्थ्य औषधि, 3 मानसिक औषधियाँ। उपलब्धि अंक सिस्टम के पुरस्कार ड्रॉ में खर्च किए जा सकते हैं। प्रत्येक ड्रॉ की कीमत 50 अंक है। विशेषता अंक शक्ति, चपलता, बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति के आधार पर वितरित किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य औषधि सभी शारीरिक चोटों या बीमारियों को ठीक करती है। मानसिक औषधि तनाव, थकान और तंत्रिका संबंधी तनाव का इलाज करती है। इसके बाद अगली घोषणा हुई, मुख्य खोज सक्रिय, बदला खोज विवरण। एक सज्जन व्यक्ति कभी भी शिकायत नहीं भूलता। विकास मीना और उसके गिरोह को हराएं। आप कितनी अच्छी तरह सफल होते हैं, इसके आधार पर पुरस्कार मिलेंगे। आरव ने इंटरफेस बंद कर दिया। उसे अपने माता पिता के चिंतित होने से पहले घर पहुंचना था। अभी भी दर्द महसूस करते हुए उसने अपनी कीचड़ से सनी हुई शर्ट को झाड़ा, अपने होंठ के पास लगे सूखे खून को पोंछा और दौड़ने लगा। घर ज्यादा दूर नहीं था, परिचित गलियों से होकर सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर। उनके पिता राजेश शर्मा एक सार्वजनिक क्षेत्र की कार निर्माण कंपनी में मध्यम स्तर के प्रबंधक थे। उनकी मां मीरा शर्मा राज्य बिजली बोर्ड के प्रशासन में काम करती थीं। उनकी दोहरी आय ने एक आरामदायक मध्यम वर्गीय जीवन शैली सुनिश्चित की। उनका अपार्टमेंट भरतपुर देश की सबसे पुरानी हाउसिंग सोसाइटी में से एक में था। जबकि कीमतें 10,000 रुपये प्रति वर्ग फुट से अधिक हो गई थीं। उन्होंने सालों पहले फ्लैट खरीदा था, जब संपत्ति अभी भी सस्ती थी। जैसे ही आरव अंदर आया, राजेश ने समाचार से ऊपर देखा, वापस आ गए। आरव ने चुपचाप सिर हिलाया और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में भाग गया। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म अस्त व्यस्त थी, कितनी भी सफाई करने पर भी चोट के निशान नहीं छुप पा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि उसके माता पिता को पता चले।
उन्हें परेशान क्यों करना। एक बार अकेले में वह अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और मन ही मन पुकारा, सिस्टम बाहर आओ। रोशनी की एक चमक, फिर हवा से एक सुंदर महिला प्रकट हुई। वह एक पौराणिक प्राणी की तरह सुंदर थी, फिर भी वह किसी भी इंसान की तरह असली दिख रही थी। उसकी आवाज़ शांत और आत्मविश्वास से भरी थी। उसके बगल में मेनू तैर रहे थे। विशेषताएं बैकपैक ड्रॉ। लोत्सारव ने उसके सिर के ऊपर लगे लेबल को पढ़ा। नाम देवी, इस नाम में क्या है? उसने पलकें झपकाते हुए पूछा। महिला ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा, आप एक बार मेरा नाम बदल सकते हैं। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हें देवी कहा जाता है? मुझे लगा कि यह नाम अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने अस्थायी रूप से यह नाम अपने लिए रख लिया। वह रुका। एक क्षण बाद उसने कहा, देवी, ये बहुत नाटकीय लगता है। चलो तुम्हें सायशा कहते हैं। छाया सी सुंदर। बधाई हो मेजबान, नामकरण सफल हुआ। सायशा अब आपकी सेवा में है। आरव ने सिस्टम के इंटरफेस को देखा और सांस छोड़ी। अब सब कुछ अलग था। वह अब पहले जैसा आरव नहीं रहा। वह अब अपना सिर नहीं झुकाएगा। अध्याय 2 पुरस्कार अनिर्णित हुआ। उसकी आंखों के सामने कांस्य खजाने की पेटियों का एक घेरा दिखाई दिया। सायशा की आवाज़ तीखी और मधुर थी। क्या आप ड्रॉ के लिए 50 उपलब्धि अंक खर्च करना चाहेंगे? आरव शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। आमतौर पर किस तरह के पुरस्कार मिल सकते हैं? सायशा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप चित्रित न कर सकें। आरव शर्मा, तो फिर हम एक चित्र बनाते हैं। 10 कांस्य खजाने की पेटियां तेजी से घूमने लगीं और जब उसने चिल्लाकर कहा, रुको, तो एक कांस्य खजाने की पेटी उसके सामने रुक गई। बधाई हो, मेजबान को कांस्य खजाने का संदूक मिला है। क्या आप इसे अभी खोलना चाहेंगे? खोलो इसे। कांस्य का खजाना खुल गया और उसके सामने एक पुस्तक प्रकट हुई। बधाई हो, मेजबान ने फाइटिंग स्किल प्राप्त कर ली है। क्या आप तुरंत इसका अध्ययन करना चाहेंगे? अध्ययन। पुस्तक सुनहरी रोशनी के कणों में तब्दील हो गई और आरव शर्मा के दिमाग में प्रवेश कर गई, जिससे उसके मस्तिष्क में कुछ जानकारी जुड़ गई। ये देखकर कि उसके पास अभी भी 50 उपलब्धि अंक बचे हैं, आरव शर्मा ने कहा, ड्रॉ जारी रखो। कांस्य डिब्बा फिर से घूमने लगा और जब उसने रुकने का इशारा किया तो उसने सीधे कांस्य खजाने का संदूक खोल दिया। बधाई हो, मेजबान ने एक निःशुल्क विशेषता बिंदु प्राप्त कर लिया है। आरव शर्मा ने विशेषता पैनल खोला। अब उसके पास 6 निःशुल्क विशेषता अंक थे, जिन्हें उसने अपनी ताकत में जोड़ लिया। तुरंत ही उसे अपने शरीर के अंदर एक गर्म धारा बहती हुई महसूस हुई। यह ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हुई और फिर गायब हो गई। उन्होंने अपना चरित्र विशेषता पैनल पुनः खोला और देखा। नाम आरव शर्मा। आयु 19। लिंग पुरुष। क्षेत्र नश्वर। उपलब्धि अंक 0। ताकत 21। चपलता 15। मीरा वर्मा ने अपने बेटे को सिर झुकाए बोलने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि उसके कुछ आंसू बह रहे हैं। उसने चिंतित होकर पूछा, बेटा क्या हुआ? क्या माँ बाप ने कुछ गलत किया है? तुम क्यों रो रहे हो? आरव शर्मा ने अपना सिर उठाया और जल्दी से कहा, माँ मैं ठीक हूँ। मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं पहले बहुत जिद्दी था। मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगा और निश्चित रूप से एक शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश लूंगा। मीरा वर्मा ने अपने बेटे की ओर देखा। उन्हें लगा कि वह अचानक काफी परिपक्व हो गया है। उनके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ तुम्हारा समर्थन करेगी। राजेश शर्मा ने यह भी कहा, पिताजी भी आपका समर्थन करेंगे। भले ही हमें अच्छे परिणाम न मिलें, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि परिणाम ही सब कुछ नहीं होते। ठीक है मम्मी पापा, चलो खाना खाते हैं, आरव शर्मा ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा और मन ही मन एक शीर्ष विश्वविद्यालय में दाखिला लेने और अपने माता पिता को खुश करने का संकल्प लिया। बधाई हो मेजबान, आपने एक छिपी हुई उपलब्धि हासिल की है। एक बेटे के रूप में पितृभक्ति सबसे पहले आती है। आपने 1000 उपलब्धि अंक अर्जित किए हैं। सायशा की आवाज़ सुनकर आरव शर्मा कुछ देर के लिए चौंक गया। क्या इससे भी उपलब्धि अंक मिल सकते हैं? रात्रि भोजन के समय उसे एक और बात पता चली। अब उसे अपने पिता और माता के बगल में अपने माता पिता के गुणों को देखने का विकल्प दिखाई दिया। उसने उस पर क्लिक किया और उसके पिता का चरित्र विशेषता पैनल प्रकट हुआ। नाम राजेश शर्मा। लिंग पुरुषायु 45। ताकत 7। चपलता 4। खुफिया 7। संविधान 5। स्वास्थ्य स्थिति प्रारंभिक अवस्था के सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस गठिया खराब नींद से पीड़ित, हाल ही में बहुत अधिक मानसिक तनाव में। क्या ये वाकई किसी की स्वास्थ्य स्थिति को उजागर कर सकता है? और पिता के मानसिक तनाव में होने की बात क्या है? आरव शर्मा ने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन उन्हें मानसिक तनाव का कोई संकेत नहीं मिला। उसके पिता शायद ये बात छिपा रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उसे और उसकी मां को पता चले। रात के खाने के बाद आरव शर्मा अपने कमरे में वापस चला गया। सबसे पहले उसने अपने शिक्षक द्वारा दिए गए होमवर्क की समीक्षा की। आमतौर पर उसे समीक्षा करने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगता था, लेकिन आज उसने इसे सिर्फ 15 मिनट में पूरा कर लिया और इसका असर पहले से कहीं बेहतर था। आमतौर पर 2 घंटे की समीक्षा के बाद भी वह ज्यादा कुछ याद नहीं रख पाता था।
लेकिन आज उसने समीक्षा किए गए सभी होमवर्क को याद कर लिया था और उसे शब्दशः सुनाने में सक्षम था। क्या ये सिस्टम की वजह से हो सकता है? आरव शर्मा ने तुरंत सिस्टम को बुलाया और पूछा। सायशा ने बताया, आज मेजबान के शरीर में बुनियादी परिवर्तन हुआ है और सभी विशेषताओं में वृद्धि हुई है। शक्ति विशेषता में वृद्धि आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि को दर्शाती है और बुद्धिमत्ता में वृद्धि आपकी अनुभूति, समझने की क्षमता और तार्किक सोच क्षमता में वृद्धि को दर्शाती है। अध्याय 3। आरव शर्मा को राहत मिली तो यही हुआ। उसकी बुद्धि 15 साल की थी, जबकि उसके पिता की बुद्धि केवल 7 साल की थी। इसके अलावा उनके पिता की शक्ति 7 थी, जिसे वे जानते थे कि मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के बीच यह औसत है। इस बीच उसकी अपनी ताकत प्रभावशाली 21 थी, जो एक औसत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से 3 गुना अधिक थी, जो विकास मीना और उसके समूह से निपटने के लिए पर्याप्त थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह युद्ध कौशल भी जानता था। आरव शर्मा ने अपनी उपलब्धियों की जांच की। पूरे 1000 अंक, लॉटरी में 20 ड्रॉ के लिए पर्याप्त। इस छिपी हुई उपलब्धि ने वाकई बहुत सारे अंक दिए। उन्होंने लगातार 5 बार ड्रॉ खेला। टेबल टेनिस कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई हो मेजबान। बधाई हो मेजबान। सुलेख कौशल प्राप्त करने के लिए। बास्केटबॉल कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई हो मेजबान। चित्रकला कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई हो मेजबान। बधाई हो मेजबान। लड़ाई कौशल प्राप्त करने के लिए। आरव शर्मा ने ये सब सीखा और जब उसने दोबारा फाइटिंग स्किल सीखी, उसे लगा कि उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई है। उसके चरित्र विशेषता पैनल में कौशल अनुभाग से पता चला कि लड़ाई कौशल अनुभव 0 से 50 तक पहुंच गया था और स्तर ऊपर करने के लिए केवल 50 और की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने उपलब्धि अंक जांचे और पाया कि उनके पास 750 अंक शेष हैं। विकास मीना के असंख्य अधीनस्थों के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने युद्ध कौशल को स्तर 1 तक बढ़ाने के लिए 50 उपलब्धि अंक खर्च किए, जिससे उनके पूरे शरीर में गर्माहट का एहसास हुआ। फाइटिंग स्किल में लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुंचने के लिए 500 अनुभव या 500 उपलब्धि अंकों की आवश्यकता होगी। आरव शर्मा एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर अपने फाइटिंग स्किल को लेवल 1 से लेवल 2 तक ले गया। अगली सुबह नाश्ते के बाद आरव शर्मा गोपालपुर द्वितीय मध्य विद्यालय में वरिष्ठ तृतीय श्रेणी कक्षा 2 के छात्र के रूप में स्कूल गए। जब वह अपनी कक्षा में गया और अपनी जगह पर पहुंचा तो वहां पहले से ही कोई बैठा था और उसके बगल में बैठी रिया मेहरा से बात कर रहा था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, कक्षा के पीछे से साहिल चौधरी ने सहजता से कहा, आरव शर्मा, झाड़ू उठाओ और हमारी कक्षा के स्वच्छता क्षेत्र को साफ करो। अगर तुम इसे अच्छी तरह से साफ नहीं कर सकते तो कक्षा में वापस आने की जहमत मत उठाना। आरव शर्मा के दिल में गुस्सा उभर आया। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं वही पुराना आरव शर्मा हूँ? अधीरता से साहिल चौधरी ने कहा, सीएन, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से झाड़ू उठाओ और सफाई करो। क्लास में सभी लोग आरव शर्मा की ओर देखने लगे। सुन वानरू ने थोड़ा सा मुंह बनाया और साहिल चौधरी की ओर देखा। आरव शर्मा की जगह बैठे करण मल्होत्रा दिलचस्पी से देख रहे थे। आरव शर्मा का उनसे बुरा बर्ताव इसलिए था क्योंकि उन्हें संदेह था कि कल की घटना करण मल्होत्रा ने ही रची थी। करण मल्होत्रा ने उदास भाव से अपना सिर नीचे कर लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डरपोक आरव शर्मा ने पूरी क्लास के सामने उसे बेइज्जत करने की हिम्मत की। उस पल उसने चाहा कि वह आरव शर्मा को मार डाले। साहिल चौधरी भी तब तक अपनी सीट पर लौट आया था और उसने तीखी आवाज में कहा, जियांग, हमें आज इस लड़के को सबक सिखाना होगा। आज स्कूल के बाद मैं उसे इसकी सजा दिलवाऊंगा। करण मल्होत्रा ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। उसका स्वर भयावह था। कक्षा में अब पूर्ण शांति थी। कोई भी ऊंची आवाज में नहीं बोल रहा था। आरव शर्मा अपनी डेस्क पर बैठकर समीक्षा सामग्री देख रहे थे, जबकि रिया मेहरा कभी कभी उनकी ओर देख रही थीं। थोड़ी देर बाद आरव शर्मा ने उसकी ओर मुड़कर देखा और असहाय भाव से बोला, क्लास लीडर, क्या मेरे चेहरे पर कोई फूल है? रिया मेहरा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। बस इतना है कि तुम पहले से अलग लग रही हो। आरव शर्मा ने आत्मनिंदा करते हुए कहा, क्या मैं पहले बहुत डरपोक था? रिया मेहरा ने कोई जवाब नहीं दिया, जो एक मौन सहमति थी। उसे वाकई लगता था कि पुराना आरव शर्मा थोड़ा डरपोक था, लेकिन आज के आरव शर्मा ने उसे प्रभावित किया। तभी उनकी कक्षा अध्यापिका कक्षा में आई और कक्षा की घंटी भी बज उठी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में केवल 1 महीना बचा था, इसलिए लगभग हर दिन समीक्षा करने या नकली परीक्षा देने में व्यतीत हुआ। उनकी कक्षा अध्यापिका, जो लगभग 50 वर्ष की अधेड़ महिला थी, ने अंक तालिका दिखाई और कहा, पिछली मॉक परीक्षा के परिणाम आ गए हैं, मैं अंक पढ़कर सुनाऊंगी। प्रथम स्थान रिया मेहरा 710 अंकों के साथ। कक्षा में कोलाहल मच गया। 710 अंक एक उल्लेखनीय उच्च स्कोर था, जो शांगजिंगुआ या जिंग विश्वविद्यालय जैसे शीर्ष स्तरीय संस्थानों में प्रवेश के लिए पर्याप्त था। अपना स्कोर सुनकर रिया मेहरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह स्पष्ट रूप से अपने परिणामों से बहुत संतुष्ट थी। दूसरे स्थान पर चेनशुना 660 अंकों के साथ। 5वें स्थान पर करण मल्होत्रा 610 अंक के साथ।
50वां स्थान आरव शर्मा 450 अंकों के साथ। कक्षा में कुल 60 विद्यार्थियों के साथ आरव शर्मा नीचे से 10वें स्थान पर था, जो वास्तव में अंडरअचीवर की उपाधि पर खरा उतरा। उनके कक्षा अध्यापक ने अंकों की घोषणा की और फिर शीर्ष 20 विद्यार्थियों के साथ उनकी कुछ कमजोरियों पर चर्चा की तथा उन्हें सलाह दी कि किन विषयों में सुधार की आवश्यकता है। जहां तक निचली रैंक वाले विद्यार्थियों का सवाल है, उनके कक्षा अध्यापक का मानना है कि उनके लिए बहुत कम आशा है, सुधार होने पर भी वह महत्वपूर्ण नहीं होगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद क्लास टीचर ने उन्हें खुलकर पढ़ने की इजाजत दे दी। आरव शर्मा ने सिर झुकाकर समीक्षा सामग्री को देखा। अभी भी 1 महीना बाकी था। कई लोगों के लिए नतीजे पहले ही तय हो चुके होंगे, लेकिन उसके लिए अभी भी एक मौका था, बहुत देर नहीं हुई थी। अध्याय 4 रिया मेहरा ने आरव शर्मा की तरफ देखा, मन ही मन हैरान थी। क्या वह सच में पढ़ाई कर रहा था? यह आदमी पहले अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। आज क्या हुआ? उसने संकोच से पूछा। आरव शर्मा, भविष्य में तुम किस विश्वविद्यालय में जाने की योजना बना रहे हो? आरव शर्मा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। उसे लगा कि आज वह सामान्य रूप से बातूनी थी। वे हाई स्कूल में 3 साल तक डेस्क मेट रहे थे और उन्होंने बहुत कम बार बात की थी। आज रिया मेहरा के साथ क्या हुआ? कुछ ही दूरी पर करण मल्होत्रा उन दोनों को बात करते देख रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की गहरी छाया थी, क्योंकि रिया मेहरा ने उससे पहले कभी बात करने की पहल नहीं की थी। उसने नफरत से दांत पीसते हुए कहा, लगता है कल विकास मीना की सीख तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। रुको, आज तुम्हें तकलीफ होगी। रिया मेहरा ने जब देखा कि वह कुछ बोल नहीं रहा है तो चिढ़कर बोली, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आरव शर्मा, क्लास रेप, आज आप इतना क्यों बोल रहे हैं? उनकी बातें सुनकर रिया मेहरा का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह सिर घुमाकर अपनी समीक्षा सामग्री देखने लगी। आरव शर्मा कुछ उलझन में था। फिर क्या हुआ? क्या सिर्फ जिज्ञासावश पूछना गलत था? दरअसल एक महिला का मूड किताब पलटने से भी अधिक तेजी से बदलता है। वह अवाक होकर अपना सिर हिलाता रहा और समीक्षा सामग्री को देखता रहा। उसने पूरी सुबह सीनियर वर्ष की गणित सामग्री को संशोधित करने में बिताए। दोपहर के भोजन के समय तक उन्होंने लगभग 5वां भाग सामग्री कवर कर ली थी, जिसे अत्यंत कुशल कहा जा सकता है। जब स्कूल में दोपहर के भोजन की घंटी बजी तो कक्षा के सभी लोग उठकर भोजन करने के लिए कैफेटेरिया में चले गए। करण मल्होत्रा और साहिल चौधरी ने आरव शर्मा की ओर देखा और कक्षा से बाहर चले गए। आरव शर्मा उठ खड़ा हुआ, आलस से हाथ फैलाए और कैफेटेरिया जाने की योजना भी बनाई। उसने अपने बगल में बैठी रिया मेहरा की तरफ देखा तो देखा कि वह थर्मल लंच बॉक्स निकालकर लंच करने की योजना बना रही थी। डिंग, साइड मिशन सक्रिय, रिया मेहरा को साथ में लंच करने के लिए आमंत्रित करें। सफल इनाम 100 उपलब्धि अंक, विफलता दंड 200 उपलब्धि अंक। सिस्टम की आवाज सुनकर आरव शर्मा के चेहरे पर उदासी छा गई। रिया मेहरा को साथ में खाने पर बुलाओगी? सिस्टम चाहता है कि मैं उसे लंच पर आमंत्रित करूं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये देखकर कि रिया मेहरा ने अपना लंच बॉक्स पहले ही खोल लिया था, आरव शर्मा ने जल्दी से धीमी आवाज में कहा, क्लास प्रतिनिधि। रिया मेहरा ने ऊपर देखा। क्या हुआ? आरव शर्मा ने थोड़ा शर्मिंदा होकर धीरे से कहा, क्या मैं आपको लंच पर आमंत्रित कर सकता हूँ? रिया मेहरा के चेहरे पर आश्चर्य था, सोच रही थी कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। तुमने क्या कहा? अपनी मेज पर वापस आकर रिया मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, भोजन के लिए धन्यवाद। आरव शर्मा, आपका स्वागत है, यह मेरा सौभाग्य है। रिया मेहरा ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी रिवीजन सामग्री देखने लगी। आरव शर्मा ने आधे दिन तक यही सोचा कि उसे प्रेम पत्र कैसे लिखा जाए। चूंकि उसके पास कुछ दिन बचे थे, इसलिए उसने इस विचार को एक तरफ रख दिया और संशोधन करना जारी रखा। उन्होंने पूरी दोपहर गणित की सामग्री की समीक्षा की। उन्होंने सीनियर वर्ष के गणित ज्ञान बिंदुओं में से आधे से अधिक को पढ़ लिया था और वे अगले दिन के अंत तक उन्हें लगभग पूरा कर सकते थे। दोपहर में रिया मेहरा ने एक नज़र उस पर डाली और देखा कि आरव शर्मा अपने रिवीजन में मग्न है, तो वह हैरान रह गई। क्या ये लड़का बदल गया है? शाम 5:45 बजे स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी। सहपाठियों ने अपनी पुस्तकें समेटनी शुरू कर दी और धीरे धीरे कक्षा से बाहर चले गए और आरव शर्मा ने भी अपनी समीक्षा सामग्री समेटनी शुरू कर दी। आज शुक्रवार था और अगले 2 दिनों तक कोई कक्षा नहीं थी, इसलिए उन्होंने अधिक समीक्षा सामग्री घर ले जाने का निर्णय लिया। तभी करण मल्होत्रा और साहिल चौधरी आए और बोले, स्कूल के बाहर छोटे से जंगल में मिलो। जब बाकी लोग कक्षा से चले गए तो रिया मेहरा बोली, आरव शर्मा, मत जाओ, उन्होंने तुम्हें पीटने के लिए लोगों को इकट्ठा कर लिया होगा। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह टाल सकता था। यह विकास मीना और अन्य लोगों को ढूंढने का एक अच्छा अवसर था, तथा स्तर 2 के युद्ध कौशल की शक्ति का परीक्षण करने का भी। आरव शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। उनकी मुस्कुराहट में रिया मेहरा को एक ऐसा आत्मविश्वास दिखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसने क्षण भर के लिए उसे अचंभित कर दिया। आरव शर्मा, मैं आगे बढ़ूंगा, सोमवार को मिलते हैं। ठीक है, अलविदा। रिया मेहरा मुस्कुराए और हाथ हिलाया।
आरव शर्मा अपना बैग लेकर कक्षा से बाहर निकलकर शिक्षण भवन से बाहर निकल गया। उसने अभी भी कई विद्यार्थियों को स्कूल के निकास द्वार की ओर जाते देखा। स्कूल के गेट पर विकास मीना के दो साथी उसका इंतजार कर रहे थे, संभवतः उसे भागने से रोकने के लिए। उसे बाहर निकलते देख वे उसकी ओर चल पड़े। आरव शर्मा ने उन्हें गौर से देखा और उसे याद आया कि ये दोनों वही लोग थे जिन्होंने पिछली रात उसे पीटा था। उनके बोलने का इंतजार किए बिना ही उसने कहा, चलो चलें। छोटे से जंगल में करण मल्होत्रा, साहिल चौधरी और विकास मीना सहित कई लोग खड़े थे। करण मल्होत्रा और साहिल चौधरी को छोड़कर बाकी सभी वे ही थे जिन्होंने पिछली रात आरव शर्मा को पीटा था। उनमें से कोई भी कम या ज्यादा नहीं था। विकास मीना, जो एक वरिष्ठ छात्र थे, कक्षा 8 में पढ़ते थे और स्कूल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्हें अक्सर लियांक के नाम से संबोधित किया जाता था। आरव शर्मा को आते देख साहिल चौधरी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। आरव शर्मा, तुमने आज सुबह बहुत सख्ती दिखाई। अब घुटने टेको और जियान की जांघों के नीचे से निकल जाओ और हम तुम्हें आज जाने देंगे। अध्याय 5। आरव शर्मा ने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि करण मल्होत्रा की ओर देखा। कल जो कुछ हुआ उसके पीछे तुम ही थे, है न? करण मल्होत्रा ने भी उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। ये सही है, अगर तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है तो बहुत देर नहीं हुई है। मैं तुम्हें पश्चाताप करने का एक मौका दे सकता हूँ। जैसा कि साहिल चौधरी ने कहा था, मेरे पैरों के नीचे रेंगो और मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा। एक निश्चित उत्तर पाकर आरव शर्मा के चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने विकास मीना की ओर देखा। तुम्हें याद है कि कल तुमने मुझे कैसे पीटा था? आज मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। विकास मीना और अन्य लोग उनकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए अचंभित रह गए और फिर जोर से हंसने लगे। क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? जवाब दोगे? मुझे लगता है इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। कल वह कुत्ते की तरह जमीन पर लेटा हुआ था, लेकिन आज वह सचमुच सख्त व्यवहार करने लगा है। अरे, ऐसा लगता है कि हमने कल उसे पर्याप्त रूप से नहीं पीटा। विकास मीना ने अपना सिर घुमाकर करण मल्होत्रा की ओर देखा। मतलब स्पष्ट था, अगर हम उसे पीटे तो कुछ कहना। करण मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया। आरव शर्मा ने आज कक्षा में उसका अपमान किया था और अब वह आरव शर्मा को दिखाने जा रहा था कि वह कितना दुर्जय है। विकास मीना, इसे पीट दो, लानत है इस पर। एक बदमाश मेरे सामने सख्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है। विकास मीना की तरफ से 6 लड़के आए और उनमें से एक ने दौड़कर अपना पैर उठाया और आरव शर्मा की छाती पर लात मारी। आरव शर्मा ने उड़ते हुए किक से बचते हुए साइड स्टेप किया, जबकि उसका दाहिना पैर ऊपर उठा और उसने उस लड़के के पेट पर लात मारी। टकराना, वह व्यक्ति भयंकर दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, बाकी लोग आगे बढ़ गए, लेकिन आरव शर्मा का शरीर अचानक हवा में उछल गया, जिससे उसने एक चक्करदार किक मारी। बैंग 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 बैंग, उसके पैर ने उनमें से कई के चेहरे पर प्रहार किया और एक क्षण में वे सभी जमीन पर गिर गए। करण मल्होत्रा, साहिल चौधरी और विकास मीना की आंखें लगभग बाहर आ गईं। वे अविश्वास से आरव शर्मा को देख रहे थे। क्या ये वही कल वाला कमजोर आदमी था? आरव शर्मा भी अपनी ताकत पर कुछ हैरान थे। क्या वाकई उन्होंने इतनी आसानी से 6 लोगों का ख्याल रखा था? वह जल्दी से वास्तविकता में वापस आ गया और विकास मीना की ओर चल पड़ा। विकास मीना कुछ डरा हुआ था और जैसे ही उसने आरव शर्मा को अपनी ओर आते देखा, वह खुद को 2 कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जानता हूँ भाई बाओ, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं भाई बाओ से तुम्हें खत्म करवा दूंगा। मुख्य मिशन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई, बदला, पूर्णता, उत्तम पुरस्कार, 500 उपलब्धि अंक तथा मिशन को उत्तम रूप से पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त पुरस्कार वस्तु, अदृश्यता लबादा। अदृश्यता लबादा, वह क्या है? आरव शर्मा ने जल्दी से अपना सिस्टम बैकपैक खोला, जिसमें एक काला लबादा पड़ा था। अदृश्यता लबादा, इसे पहनने पर पहनने वाला 30 मिनट के लिए अदृश्य हो सकता है। 30 मिनट के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसका ठंडा होने का समय 1 दिन होता है। यह एक बढ़िया उपकरण है। हालांकि इसका इस्तेमाल हर दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन इसे पहनकर महिलाओं के शौचालय में टहलना खांसी खांसी जैसा है। उन्होंने अपने उपलब्धि अंकों की पुनः जांच की। अब उनकी कुल संख्या 700 थी। लेकिन जब उसने फाइटिंग स्किल लव टू ऑल 3 ओवल ज़ीरोज़ देखा तो उसका मूड खराब हो गया। लेवल 2 से लेवल 3 तक अपग्रेड करने के लिए उसे 3000 अचीवमेंट पॉइंट की ज़रूरत थी, जो कि बहुत ज़्यादा रकम थी। कुछ ही दूरी पर एक काले रंग की BMW में खड़ी रिया मेहरा ने जब आरव शर्मा को सुरक्षित बाहर निकलते देखा तो वह हैरान हो गई और बोली, मिस्टर वर्मन, चलिए वापस घर चलते हैं। समझ गया मिस। लिंकांग ने सिर हिलाया, कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। घर वापस आकर आरव शर्मा ने अपने कमरे में अदृश्यता लबादा के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने लबादा पहना, चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। राजेश शर्मा टीवी देख रहे थे। आरव शर्मा जानबूझकर उनके सामने चला गया और चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसके पिता ने कुछ भी नोटिस नहीं किया।
इसके बाद आरव शर्मा रसोई में चले गए, जहां मीरा वर्मा खाना बनाने में व्यस्त थी और उन्हें पता ही नहीं चला कि एक अतिरिक्त व्यक्ति वहां आ गया है। अदृश्यता लबादे की प्रभावशीलता की पुष्टि करने के बाद आरव शर्मा अपने कमरे में वापस आया और लबादा उतार दिया और अपने कमरे में पुनः प्रकट हुआ। अदृश्यता लबादे पर 28 मिनट और 5 सेकंड बचे थे। समय को संचित नहीं किया जा सकता था। अगर भोर से पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो अगले दिन का समय अभी भी 30 मिनट ही होगा। आरव शर्मा, सायशा, क्या तुम वहां हो? क्या मेजबान को कुछ चाहिए? नहीं, मैं बस बातचीत करना चाहता था। सायशा, वास्तव में मुझे रिया मेहरा पसंद है। जब हम हाई स्कूल में थे तब पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मैं उससे प्यार करने लगा, लेकिन मुझ में उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे डर था कि मैं उस पर गलत प्रभाव डालूंगा। मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ गलत कहा तो वह मुझसे नफरत करेगी। मुझे डर है। आरव शर्मा ने पहले कभी ये बातें किसी को नहीं बताई थीं क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था और कोई भी उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार नहीं करता था। अंदर ही अंदर वह अकेला था, लेकिन किसी को इसका पता नहीं था। होस्ट, अगर वह तुम्हें पसंद है तो उसके पीछे साहपूर्वक जाओ। अब तुम वह नहीं रहे जो तुम हुआ करते थे। सिस्टम के साथ तुम अब तक के सबसे मजबूत आदमी बन जाओगे। अध्याय 6। आरव शर्मा ने उत्सुकता से पूछा, सायशा, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? सायशा, हाँ। आरव शर्मा हैरान रह गए। तो सैद्धांतिक रूप से कहें तो आप इंसान से अलग नहीं हैं। सैशा, शरीर के अलावा सैशा में मनुष्यों से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आरव शर्मा, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हम एक मेजबान रिश्ते में हैं, सायशा ने जवाब दिया। आरव शर्मा, क्या इसका मतलब यह है कि हम दोस्त नहीं रह सकते? यदि मेजबान अनुरोध करता है तो सायशा इस पर विचार कर सकती है। खिलखिलाकर हंसते हुए सायशा ने एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की, बस मजाक कर रही थी। चूंकि मेजबान सायशा से दोस्ती करना चाहता है तो अब से हम दोस्त हैं। जब आरव शर्मा ने उसकी मोहक मुस्कान देखी तो वह तुरंत दंग रह गया, क्योंकि सायशा बहुत खूबसूरत थी। सुडौल शरीर और आकर्षक उपस्थिति के कारण रिया मेहरा के अलावा वह दूसरी महिला थी जिसने उसे इतना प्रभावित किया था। आरव शर्मा को होश आया। वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था और जल्दी से विषय बदल दिया। सायशा, क्या मुझे अब लॉटरी का उपयोग करना चाहिए या उपलब्धि अंक बचाना चाहिए? ये देखते हुए कि होस्ट के बुनियादी कौशल सीमित हैं, मेरा सुझाव है कि आप लॉटरी का उपयोग जारी रखें। एक बार जब आप अधिक उपलब्धि अंक जमा कर लेते हैं तो आप आवश्यक कौशल या सिस्टम को अपग्रेड करना चुन सकते हैं, जिस बिंदु पर सिस्टम और भी व्यापक हो जाएगा, सायशा ने सलाह दी। आरव शर्मा ने अपने 700 उपलब्धि अंकों पर नजर डाली और 4 बार ड्रॉ करने का फैसला किया। 4 कांस्य खजाने की पेटियां प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। क्या आप उन्हें खोलना चाहेंगे? उन्होंने कहा, उन्हें खोलो। गायन भगवान कौशल हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। गेमिंग गॉड कौशल हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। मेडिकल कौशल हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। मेमोरी कार्ड प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। मेमोरी कार्ड। उत्सुकता से आरव शर्मा ने सिंगिंग गॉड स्किल, गेमिंग स्किल, मेडिकल स्किल सीखी और फिर मेमोरी कार्ड की जांच की। मेमोरी कार्ड एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु है। उपयोग करने पर यह 12 घंटे की अवधि के लिए सीखने की क्षमता और स्मृति को बढ़ा सकता है। आरव शर्मा ने अपना चरित्र विशेषता पैनल खोला और जांच की। नाम, आरव शर्मा। आयु 19। लिंग पुरुष। क्षेत्र, नश्वरत। भी चैट सॉफ्टवेयर से एक नोटिफिकेशन आया, किसी ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। नाम था वान रॉ। आरव शर्मा दंग रह गया और कुछ उत्साहित भी। क्या ये रिया मेहरा हो सकती है? उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और फिर संदेश भेजा, ये कौन है? उधर रिया मेहरा ने मैसेज देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अंदाजा लगाओ। आरव शर्मा, क्या ये सच में रिया मेहरा हो सकती है? रिया मेहरा, हाँ, यह मैं हूँ। आरव शर्मा, आपको मेरी चैट सॉफ्टवेयर आईडी कहाँ से मिली? रिया मेहरा ने अपने लिए एक कारण बताया, मैंने संयोग से आपकी चैट आईडी देखी और सोचा हम वर्षों से डेस्कमेट हैं, इसलिए मैंने आपको जोड़ लिया। आखिरकार वह नंबर 2 मिडिल स्कूल की छात्रा थी जिसने पहले कभी किसी लड़के को शामिल करने की पहल नहीं की थी। बिना किसी स्पष्टीकरण के उसने सोचा कि आरव शर्मा गलत समझ सकता है। आरव शर्मा ने उसके झूठ को उजागर नहीं किया, बल्कि जवाब दिया, तुम अभी क्या कर रही हो? क्या तुमने खाना खा लिया है? मैंने खा लिया। आपने क्या कहा? मैंने भी खा लिया है। सायशा अब और नहीं देख सकती थी, सोच रही थी, इस दृष्टिकोण से तुम कभी किसी लड़की को कैसे आकर्षित कर पाओगे? डिंग, रैंडम क्वेस्ट सक्रिय हुआ। रिया मेहरा को यौन इशारे के साथ एक कामुक चुटकुला भेजें। सफल होने पर 100 उपलब्धि अंक का इनाम मिलेगा, असफल होने पर सभी उपलब्धि अंक काट लिए जाएंगे। ये देखकर आरव शर्मा हैरान रह गया। कामुक इशारे के साथ एक कामुक चुटकुला भेजना, क्या यह एक सभ्य व्यक्ति को वेश्यावृत्ति में धकेलने जैसा नहीं है? अगर मैं सचमुच इसे भेज दूं तो डूवान की नज़रों में मेरी अच्छी छवि पूरी तरह से खराब हो जाएगी। मैं दृढ़ता से मना करता हूं सैशा। होस्ट के पास 10 सेकंड बचे हैं।
यदि आप सहमत नहीं हैं तो सभी उपलब्धि अंक काट लिए जाएंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि एक गरीब आदमी को पैसे से नहीं झुकाया जा सकता, एक बहादुर आदमी को बल से नहीं झुकाया जा सकता। आरव शर्मा के अकाउंट से स्वतः एक संदेश भेजा गया। चैट का कंटेंट देखकर आरव शर्मा के मुंह से खून निकल आया। सायशा, क्या दोस्त को धोखा देने का यही तरीका है? उधर रिया मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके गाल एकदम से लाल हो गए। ये बदमाश, ये गुंडा मुझे ऐसा कुछ भेज रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा इंसान होगा। रिया मेहरा ने कोई जवाब नहीं दिया, जो कि उनकी उम्मीदों के मुताबिक ही था। ये तथ्य कि उसने उन्हें ब्लॉक नहीं किया था पहले से ही एक दया थी। वह सोचने लगा कि क्या करे। दावा करे कि उसका अकाउंट हैक हो गया है। ये बहुत झूठा लग रहा था। किसी और ने मैसेज भेजा है। ये भी काम नहीं करेगा। माफी मांगें। ऐसा लग रहा था कि यही एकमात्र विकल्प बचा था। बधाई हो मेजबान, यादृच्छिक खोज को पूरा करने के लिए 100 उपलब्धि अंक का पुरस्कार दिया गया। तभी उसका चैट सॉफ्टवेयर फिर से बज उठा। डूवान ने उसके संदेश का जवाब दिया था, भाड़ में जाओ। अध्याय 7। आरव शर्मा ने तुरंत जवाब दिया, ये जानबूझकर नहीं किया गया था, सच में। रिया मेहरा ने जवाब दिया, आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगी? आरव शर्मा दया की भीख मांगने लगा, मैं गलत था, कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। काफी देर बाद रिया मेहरा ने जवाब दिया, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं आपसे परेशान नहीं होंगी। आरव शर्मा ने वादा किया, निश्चित रूप से अगली बार ऐसा नहीं होगा। रिया मेहरा ने पूछा, आपका रिवीजन कैसा चल रहा है? आरव शर्मा ने जवाब दिया, बुरा नहीं है। आप किस विश्वविद्यालय में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं? गंगानगर शहर में जियांगहई विश्वविद्यालय। आरव शर्मा चौंके और पूछा, क्या आप चेनहुआ विश्वविद्यालय या चेन विश्वविद्यालय पर विचार नहीं कर रहे हैं? रिया मेहरा ने बताया, वे बहुत दूर हैं और इसके अलावा जियांग विश्वविद्यालय भी एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। उनका व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम बहुत अच्छा है। आपके बारे में क्या? आप किस विश्वविद्यालय में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं? आरव शर्मा ने उत्तर दिया, मैं भी जियांगहाई विश्वविद्यालय में आवेदन करने की योजना बना रहा हूँ। रिया मेहरा को लगा कि उसने गलत पढ़ा है और अविश्वास से जवाब दिया, आप जियांगहाई विश्वविद्यालय? आरव शर्मा ने पूछा, क्या तुम भी मुझे नीची नज़र से देखते हो? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि आपके ग्रेड के हिसाब से जियांगहाई यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल है। रिया मेहरा ने जो कहा वह काफी सूक्ष्म था, क्योंकि उनके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए तीसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना भी मुश्किल होगा, ऐसे प्रमुख विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना तो दूर की बात है। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की और फिर रिया मेहरा ने कहा कि वह आराम करने जा रही हैं। रिया मेहरा से बात करने के बाद आरव शर्मा अपने बिस्तर पर लेट गया, अपनी घड़ी की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने अभी अभी अपनी देवी से लगभग आधे घंटे तक बात की थी। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन चूंकि उसके पास सिस्टम था और उस शाम बदला लेने के बाद उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसका खोया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आ रहा था। आरव शर्मा ने आगे पढ़ाई नहीं की, बल्कि उस रात अच्छे से आराम किया। उस रात उसे एक सुंदर सपना आया जिसमें वह और रिया मेहरा एक जोड़े के रूप में एक दूसरे का हाथ थामे अपने हाई स्कूल के परिसर में टहल रहे थे। अगले दिन आरव शर्मा ने भी पूरा दिन रिवीजन में बिताया। उन्होंने पहले ही गणित का पुनरावलोकन पूरा कर लिया था और चीनी भाषा का पुनरावलोकन शुरू कर दिया था। एक दिन के भीतर ही उसने हाई स्कूल के पहले साल के चीनी ज्ञान बिंदुओं को संशोधित करना मुश्किल से पूरा किया। हालांकि उसका बुद्धिमत्ता स्कोर 15 जितना था, फिर भी लगातार पढ़ाई करने से उसे बहुत थकान महसूस होती थी। तीनों ही उसके सामने कुछ नहीं थे। यह आदमी पहले भी बहुत कम बोलता था, अपनी असली क्षमताएं छिपाता था। आरव शर्मा रोहित यादव के पास गया, उसकी छाती पर लात मारी, अब बोलो या नहीं? रोहित यादव ने अड़ियल अंदाज में कहा, मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि आपकी कुर्सी पर स्याही किसने डाली। स्मैक स्मैक। आरव शर्मा ने उसे 2 थप्पड़ मारे, जिसकी जोरदार आवाज पूरी कक्षा में गूंज उठी। इससे रोहित यादव हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें आरव शर्मा की क्रूरता का अंदाजा नहीं था। उन्होंने उसकी गरिमा भी नहीं बख्शी। आरव शर्मा चिल्लाया, मैं तुमसे एक बार और पूछ रहा हूँ, बोलो या नहीं? अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें मारता रहूंगा। रोहित यादव ने आखिरकार हार मान ली। मुझे माफ कर दो आरव शर्मा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि मैं गलत था। कुर्सी से स्याही चाट लो। आरव शर्मा ने उसे अपनी सीट पर खींच लिया। ये शब्द सुनते ही रोहित यादव का चेहरा तुरंत बदल गया। इसे चाट कर साफ करोगे? तभी चेनशुना आए और बोली, जाने दो आरव शर्मा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब यहाँ सहपाठी हैं। आरव शर्मा ने चेनशुना की ओर देखा। वह क्लास की प्रतिनिधि थी और उसने कभी भी उसे धमकाया या उसका मजाक नहीं उड़ाया था। उसने पहले भी कई बार उसका बचाव किया था। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पुराना आरव शर्मा बहुत कमजोर था।
यहाँ तक कि जब चेन शुना ने उसके लिए बात की तब भी उसने रोहित यादव और उस समय के अन्य लोगों से भिड़ने की हिम्मत नहीं की। आरव शर्मा ने कहा, चेन शुना की खातिर तुम्हें इसे चाटकर साफ करने की जरूरत नहीं है, बस इसे अच्छी तरह से पोंछ देना है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें स्याही की एक पूरी बोतल पिला दूंगा। बेहद राहत महसूस करते हुए रोहित यादव ने तुरंत सिर हिलाया और कुछ कागज लेकर अपनी कुर्सी को बार बार पोंछने लगे। आरव शर्मा ने कहा, नहीं ठीक है। रोहित यादव की रोकने की हिम्मत नहीं हुई। काफी देर बाद जब आरव शर्मा ने कोई निशान न देखकर आखिरकार कहा, ठीक है चले जाओ, रोहित यादव ने आवाज करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से आरव शर्मा से दूर हो गया। चेन शुना ने हैरान होकर आरव शर्मा की ओर देखा, मुझे लगता है कि तुम पहले से अलग हो। आरव शर्मा ने जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि मैं बूढ़ा, डरपोक और बदमाश अच्छा जीवन जी रहा था? चेन शुना को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। अतीत में वह आरव शर्मा को इतना कमजोर देखकर निराश हो जाती थी और सोचती थी कि वह क्यों नहीं एक मर्द बन सकता। लेकिन अब आरव शर्मा में आए बदलावों को देखकर उन्हें लगा कि ये अचानक हुए हैं और इनके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है। मुझे अब पढ़ाई करनी है। तुम्हें भी वापस जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। पहले के लिए शुक्रिया, आरव शर्मा ने अंत में ईमानदारी से कहा। चेन शुना ये सुन सकती थी और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कड़ी मेहनत करो, अभी भी उम्मीद है। अध्याय 8, बधाई हो मेजबान, यादृच्छिक कार्य पूरा करने के लिए आपको 300 उपलब्धि अंक से पुरस्कृत किया गया है। उसी समय रिया मेहरा वहां पहुंची। उसके नाजुक चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और वह अपना बैग लेकर कक्षा में चली गई। आरव शर्मा खुद को ऊपर देखने से रोक नहीं सका और जितना अधिक वह देखता उतना ही अधिक उसे रिया मेहरा आकर्षक और सम्मोहक लगती, जैसे कि उसके सीने पर अभी कोई फूल खिलना बाकी हो। कक्षा शुरू होने से ठीक पहले करण मल्होत्रा और साहिल चौधरी कक्षा में आए। सच कहूं तो आरव शर्मा को पहले करण मल्होत्रा से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि न केवल उसका परिवार अमीर था बल्कि वह पढ़ाई में भी अव्वल था। हालांकि अब आरव शर्मा के दिल में वह ईर्ष्या नहीं थी। सिस्टम के पास होने का मतलब था कि जल्द ही अन्य लोग भी उससे ईर्ष्या करने लगेंगे। रिया मेहरा अपनी मेज पर बैठी अपनी पुनरीक्षण सामग्री निकाली और उसे गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया। आरव शर्मा ने अपने साइड टास्क पर नजर डाली। रिया मेहरा को प्रेम पत्र लिखना अभी भी अधूरा था। उन्होंने ये भी देखा कि उनका सुलेख कौशल अभी भी 0 स्तर पर था, लेकिन उनके उपलब्धि अंक 900 तक पहुंच गए थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सुलेख कौशल को स्तर 2 तक अपग्रेड करने के लिए 600 उपलब्धि अंक खर्च किए। आखिरकार ये पहली बार था जब वह किसी खूबसूरत लड़की को प्रेम पत्र लिख रहा था और आकर्षक लिखावट निस्संदेह अच्छा प्रभाव डालती। उसने पहले से तैयार की हुई रंग बिरंगी स्टेशनरी निकाली, गहरी सांस ली और लिखना शुरू कर दिया। 1000 शब्दों का प्रेम पत्र लिखना उनके लिए अभी भी एक चुनौती थी। उन्होंने इसकी शुरुआत उसी क्षण से की जब उन्होंने रिया मेहरा को पहली बार देखा था। जब सुंदर और प्रवाहपूर्ण लिखावट पृष्ठ पर आई तो आरव शर्मा भी दंग रह गए। क्या मैंने सचमुच ये लिखा है? आधे घंटे से अधिक समय के बाद आरव शर्मा ने अंततः प्रेम पत्र पूरा कर लिया, जो 1000 शब्दों से भी अधिक का था। उन्होंने प्रेम पत्र को ध्यान से मोड़ा और रिया मेहरा की ओर एक नज़र डाली। उसे पढ़ाई में तल्लीन देखकर उन्हें राहत मिली। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब वह प्रेम पत्र लिखने में व्यस्त था तो रिया मेहरा ने कई बार उसकी ओर देखा था। वह जानना चाहती थी कि उसने उस रंगीन कागज पर क्या लिखा है। क्या ये किसी के लिए प्रेम पत्र हो सकता है? जब वह इस बारे में सोच रही थी तो वह खुद को रोक नहीं पाए और कुछ और बार नजरें घुमाने लगी। जब उसने देखा कि आरव शर्मा का काम लगभग पूरा हो चुका है तो उसने जल्दी से ऐसा दिखावा किया कि वह पूरी लगन से पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई खत्म करने के बाद आरव शर्मा ने पत्र को ध्यान से एक जगह रख दिया और दोपहर को स्कूल के बाद इसे रिया मेहरा को देने की योजना बनाई। उन्होंने पूरी सुबह समीक्षा करने में बिता दी और इससे पहले कि उन्हें पता चले समय बीत गया। जब दोपहर की स्कूल की घंटी बजी तो कक्षा में भोजन करने वाले लोग चले गए, जिससे कक्षा में केवल कुछ ही लोग बचे। उस मौके का फायदा उठाते हुए जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, आरव शर्मा ने जल्दी से प्रेम पत्र रिया मेहरा की मेज पर रख दिया। फिर वह रिया मेहरा की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने तेजी से कक्षा से बाहर चला गया। वह प्रयोगशाला में प्रयोगों के लिए चूहे के रूप में शव परीक्षण की मेज पर समाप्त नहीं होना चाहता था। आरव शर्मा के चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कान थी। अगर आप भी मेरी तरह होते तो शायद आप भी वैसा ही करते, या तो कायरता में मर जाते या फिर फूट पड़ते, और मैं बाद वाली श्रेणी में आता हूँ। चेन शुना ने कुछ देर रुककर उसकी बातें सुनी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनमें कुछ अर्थ है। जब वे बात कर रहे थे तो एक लड़का खाना लेकर आरव शर्मा के ठीक बगल में बैठ गया। आरव शर्मा और चेन शुना दोनों ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और चेन शुना ने नवागंतुक से पूछा, अजय ठाकुर तुम क्या चाहते हो? अजय ठाकुर ने अड़ियल अंदाज में जवाब दिया, कुछ नहीं, क्या मैं यहाँ खाना नहीं खा सकता? आरव शर्मा ने गोपालपुर द्वितीय मध्य विद्यालय में कक्षा 7 के छात्र अजय ठाकुर के बारे में सुना था, जो लगातार चेन शुना के पीछे पड़ा रहता है।
इससे पहले भी कुछ लोगों ने चेन शुना को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अजय ठाकुर ने उनके साथ सख्ती से पेश आया था। आरव शर्मा ने अपना खाना खत्म किया और कहा, आप लोग बात करें, मैं पहले निकल रहा हूँ। जैसे ही वह कैंटीन के पिछले दरवाजे से बाहर निकला, उसे कई लोगों ने रोक लिया। कुल मिलाकर 7 लोग थे। रोहित यादव, मनीष रावत और तुषार सिंह उनमें से थे। आरव शर्मा ने दृश्य देखते ही समझ लिया कि क्या हो रहा है। रोहित यादव बदला लेने के लिए निकला था। आरव शर्मा ने रोहित यादव की ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। लगता है तुमने अपना सबक नहीं सीखा है। रोहित यादव ने गाली देते हुए कहा, मेरे सामने अपनी धूर्तता बंद करो, मैं आज दोपहर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तभी अजय ठाकुर कैंटीन से बाहर आया और बोला, इसे पीछे ले जाओ। रोहित यादव ने आज्ञाकारी ढंग से पुकारा, हाँ बो। आरव शर्मा ने कोई डर नहीं दिखाया। यदि वह भविष्य में परेशान नहीं होना चाहता था तो उसे अपनी ताकत स्थापित करनी थी और लोगों को ये दिखाना था कि वह कितना शक्तिशाली है ताकि वे उसे भड़काने से बच सकें। वह उनके पीछे कैंटीन के पीछे गया, जहां कुछ दर्शक ये तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। अजय ठाकुर ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वह चाहते थे कि भीड़ को उनकी कठोरता का एहसास हो, ताकि गोपालपुर द्वितीय मध्य विद्यालय में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। अजय ठाकुर ने आरव शर्मा से कहा, रोहित यादव, मनीष रावत और तुषार सिंह मेरे भाई हैं। चूंकि आपने मेरे भाइयों की पिटाई की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए? आरव शर्मा ने उसकी ओर देखा और हल्के से जवाब दिया, क्या तुम कोई स्पष्टीकरण दोगे? तुम कौन हो? इस जवाब से दर्शक दंग रह गए। भाई, ऐसे समय में भी तुम सख्त बातें कर रहे हो। क्या तुम ऐसा करने के लिए कह नहीं रहे हो? अब अगर तुम उसे कुछ बार भाई कहो, कुछ नर्म शब्द बोलो, तो शायद वे तुम्हारे साथ थोड़ा नर्म हो जाएं। किसी ने दबी आवाज में कहा, यह आदमी तकलीफ में भी अपनी इज्जत नहीं खो सकता। बस देखते रहो, कुछ ही देर में इसकी बुरी तरह पिटाई होने वाली है। अध्याय 9 बैकवोट। अजय ठाकुर का चेहरा अपमान से लाल हो गया जब उसने आरव शर्मा के शब्द सुने। सीएन, तुम अब भी मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत रखते हो? मारो उसे। स्मैक स्मैक 2 थप्पड़ पड़े और अजय ठाकुर के बाएं और दाएं गालों पर तेजी से हथेलियों के निशान पड़ गए। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, आरव शर्मा ने उसका पैर उठाकर उसे जमीन पर गिरा दिया और अजय ठाकुर के गुर्गे उनकी ओर दौड़ पड़े। आरव शर्मा ने मुड़कर एक को छाती पर लात मारी, फिर दूसरों पर वार करने के लिए हाथ उठाया। उनकी ताकत उनसे 3 से 4 गुना अधिक थी और उनका युद्ध कौशल स्तर 2 पर था, जो औसत पेशेवर खिलाड़ियों से कहीं अधिक था। 1 मिनट से भी कम समय में उसने सभी 6 को जमीन पर गिरा दिया और खुद भी कुछ भूसे खा लिए। लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी शारीरिक स्थिति भी उनसे 3 से 4 गुना अधिक मजबूत थी तथा मार खाने के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अधिक थी। देखने वालों ने आंखें फाड़कर कहा, हे भगवान, ये तो बहुत ही शानदार है, इसकी चालें बहुत ही शानदार हैं। इतना ठंडा। ये भीड़ की हार्दिक प्रशंसा थी। उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं क्योंकि वे आरव शर्मा को देख रहे थे। उनका मानना था कि लड़कियों को रिझाने के लिए उसके पास सबसे अच्छा हथियार है। आरव शर्मा अजय ठाकुर के पास गया, जो किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। उसने डरते हुए आरव शर्मा को देखा। भाई, ये गलतफहमी है। मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी तुमसे पंगा नहीं लूंगा। आरव शर्मा ने उसे एक और थप्पड़ मारा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मुसीबत से डर जाऊंगा? जब चाहो अपना बदला ले लो, लेकिन ये तो देख लो कि तुम्हारे पास इसके लिए ताकत है या नहीं। अजय ठाकुर के गाल पर दर्द हुआ और वह तुरंत बोला, मुझे पता है कि मैं गलत था, भाई हाओ। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आरव शर्मा ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। जब तक तुम्हें अपनी गलती का पता है, तब तक सब ठीक है। और चेन शुना के बारे में, चूंकि वह तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए उसे परेशान करना बंद करो, समझे? चेन शुना पहले भी आरव शर्मा के साथ अच्छी रही थी, इसलिए अब जब वह उसकी मदद कर सकता है, तो निश्चित रूप से वह ऐसा करेगा। अजय ठाकुर ने जल्दी से सिर हिलाया। जरूर भाई हाओ। सच कहूं तो मुझे चेन शुना कभी पसंद नहीं थी, यह मेरे लिए बस एक खेल था। तुम आगे बढ़ो और उसके साथ संबंध बना लो। आरव शर्मा को समझाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। इन चीज़ों के बारे में जितना ज्यादा बात करो, ये उतनी ही जटिल होती जाती हैं। उन्होंने अजय ठाकुर को चेतावनी दी और फिर चले गए। आरव शर्मा के चले जाने के बाद दर्शक भी तितर बितर हो गए। केवल अजय ठाकुर और उसका गिरोह ही बचा। रोहित यादव ने सावधानी से पूछा, भाई, हमें क्या करना चाहिए? अजय ठाकुर ने उसे घूरते हुए कहा, चलो इस बारे में फिर कभी बात नहीं करते। मैं उसे और नहीं उकसाऊंगा, और अगर तुम तीनों अति आत्मविश्वासी मूर्ख ऐसा करना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। साहिल चौधरी ने चापलूसी करते हुए कहा, इस तरह के आदमी पर गुस्सा क्यों करना, जियांग? आरव शर्मा सिर्फ ताकतवर है, दिमाग नहीं। पैसे के मामले में तुम उससे बहुत आगे हो। पढ़ाई में अगर वह तुम्हारी 2 बार चापलूसी भी करे तो भी वह तुम्हारे बराबर नहीं आ सकता, और दिखने में तो वह मुझसे भी अच्छा नहीं है।
रिया मेहरा उसे पसंद नहीं कर सकती। उनकी बातें सुनकर करण मल्होत्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। साहिल चौधरी की बातें उनके दिल को छू गईं और उन्हें बहुत संतुष्टि मिली। जिज्ञासावश रिया मेहरा ने पूछा, विकास मीना फिर तुम्हें ढूंढ रहा है? हम, आरव शर्मा ने अपनी किताब पढ़ते हुए जवाब दिया। उसके उदासीन भाव को देखकर रिया मेहरा ने संदेह से पूछा, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? आरव शर्मा, मुझे क्यों डरना चाहिए? जिसे डरना चाहिए वह वही है। स्कूल के बाद दोपहर, आरव शर्मा अपना बैग लेकर अकेले ही स्कूल से बाहर निकला। स्कूल गेट पर उसे विकास मीना दिखाई दिया। विकास मीना के पीछे 6 अनुचर थे। उनकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि कई छात्र उन पर नजरें गड़ाए हुए थे। आरव शर्मा ने आगे बढ़कर विकास मीना से कहा, क्या आप यहाँ कुछ शुरू करने जा रहे हैं? विकास मीना ने शांति से उत्तर दिया, आज बाव आपसे मिलना चाहता है। आरव शर्मा, कहाँ? अगर यह बहुत दूर है तो मेरे पास समय नहीं है। विकास मीना, पास ही लाजपत नगर पूल क्लब में। जिस तरह से आगे समूह लाजपत नगर पूल क्लब की ओर बढ़ गया और लगभग 5 मिनट बाद वे लाजपत नगर पूल क्लब के बाहर पहुंच गए। यह एक जीर्ण शीर्ण 2 मंजिला इमारत थी, जिसके बाहर कई ई बाइक और मोटरसाइकिलें तथा कुछ पुरानी फोक्सवैगन कारें खड़ी थीं। विकास मीना और बाकी लोग पहले अंदर घुसे। आरव शर्मा भी उनके पीछे पीछे आया। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसके नथुनों में धुएं और पसीने की गंध घुस आई। पूल हॉल के अंदर लगभग 5 पूल टेबल थे। बहुत ज्यादा लोग नहीं खेल रहे थे, केवल 7 या 8 समूह थे। विकास मीना एक पूल टेबल के पास पहुंचे, जहां 2 व्यक्ति पास पास खड़े थे। एक युवक जिसके बाल बड़े करीने से कटे हुए थे और दूसरा एक मोटा युवक था। कटे हुए बालों वाला युवक पूल खेल रहा था, जबकि विकास मीना उसके पास खड़ा था और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डिंग, यादृच्छिक मिशन शुरू हुआ। सनी वर्मा और फैटी मिश्रा को वश में करो, 500 उपलब्धि अंक के नाम में मिलेंगे। अध्याय 10। आरव शर्मा ने टास्क का विवरण सुना। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वश में करना? सबक नहीं सिखाना? वह उसे कैसे वश में करेगा? क्या ये फिल्मों में दिखाए गए अधीनस्थों की भर्ती जैसा हो सकता है? बल प्रयोग के अलावा यही एकमात्र तरीका था जिसके बारे में वह सोच सकता था। आरव शर्मा को लगा कि उसके पास सनी वर्मा को वश में करने का कोई और तरीका नहीं है। और फैटी मिश्रा कौन था? क्या वह सनी वर्मा के बगल में खड़ा मोटा आदमी था? आरव शर्मा ने सनी वर्मा को स्कैन किया। नाम, सनी वर्मालिंग, पुरुषायु 26, ताकत 8.5 चपलता 6 बुद्धि 5 शारीरिक बनावट 6.5 विवरण। ये व्यक्ति चतुर, अपने अधीनस्थों के दिलों को प्रभावित करने में कुशल, प्रबंधन प्रतिभा वाला होता है। फिर उसने सनी वर्मा के बगल में खड़े मोटे आदमी की ओर देखा। नाम, फैटी मिश्रालिंग, पुरुषायु 26, ताकत 4 चपलता 3 बुद्धि 9 शारीरिक बनावट 4 विवरण। व्यावसायिक कौशल, खराब शारीरिक स्थिति। सनी वर्मा की ताकत बहुत मजबूत थी, लेकिन आरव शर्मा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय वह मोटे आदमी की विशेषताओं से हैरान थे। सभी विशेषताएं कम थीं, केवल बुद्धिमत्ता विशेषता 9 अंक तक पहुंची और सिस्टम विवरण में कहा गया कि उनके पास व्यावसायिक कौशल था। क्या ये गंदा, अव्यवस्थित पूल हॉल उनकी व्यावसायिक कुशलता का प्रकटीकरण हो सकता है? सनी वर्मा के शॉट खेलने के बाद विकास मीना उनके पास गए और कहा, बाओ, उस लड़के को यहाँ लाया गया है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने आरव शर्मा की ओर देखा। बच्चे, तुम पहले वार करो। आरव शर्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, ऐसे स्वभाव के साथ अगर तुम अंडरवर्ल्ड में होते तो शायद अनगिनत बार मरते। क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंकना? ये शब्द सुनकर करण जोशी को शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं वर्षों से अंडरवर्ल्ड में हूँ और अब उसे एक छात्र द्वारा शिक्षा दी जा रही थी, वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अरे यार, मेरे सामने इतनी सख्ती दिखाना बंद करो। इसके बाद करण जोशी तेजी से आगे बढ़े। फिर उसने अपना पैर उठाया और आरव शर्मा की छाती की ओर लात मारी। आरव शर्मा ने थोड़ा सा साइड स्टेप करके उसके लात को चकमा दिया, जबकि उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और उसने करण जोशी के टखने को पकड़ लिया। हल्का सा जोर लगाकर उसने करण जोशी को दूर फेंक दिया। करण जोशी का पैर सीधे आरव शर्मा के पीछे की दीवार से टकराया, जिससे उसका चेहरा दर्द से तुरंत विकृत हो गया। सनी वर्मा ने ये देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक विशेषज्ञ एक ही चाल से अपना कौशल दिखाता है और यह आरव शर्मा एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट था। उन्होंने अभी अभी जो चाल चली, जिसमें उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के बल का प्रयोग उनके विरुद्ध किया, वह बहुत ही अच्छी टाइमिंग और शक्ति के साथ पूरी तरह से निभाए। आरव शर्मा ने करण जोशी की तरफ देखा, जो अब अपना पैर पकड़े हुए था और सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। अगर आसपास इतने सारे लोग न होते तो शायद वह चिल्ला उठता। आरव शर्मा, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारा ये रवैया तुम्हें महंगा पड़ेगा। सनी वर्मा ने फिर कहा, लगता है मैं, सनी वर्मा, आज गलती कर बैठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटा भाई मार्शल आर्टिस्ट होगा, लेकिन 2 मुट्ठियां 4 हाथों को नहीं हरा सकती। क्या तुम सच में मेरा विरोध करना चाहते हो, सनी वर्मा?
आरव शर्मा, मैंने पहले ही कहा था, आओ मेरे पास एक साथ हमला करो, सनी वर्मा ने आदेश दिया और वह और उसके 3 साथी एक साथ आगे बढ़ गए। वे चारों एक साथ समन्वित तरीके से लड़ने में पारंगत थे। कुछ ने आरव शर्मा के ऊपरी शरीर पर निशाना साधा तो कुछ ने उसके निचले शरीर पर। आरव शर्मा पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि जगह बहुत छोटी थी और पीछे हटने पर वह दीवार से दब जाता। उसने जोरदार तरीके से लात मारी और एक लात एक आदमी की छाती पर जा लगी। वह आदमी कई कदम पीछे की ओर लड़खड़ाया और फिर पीठ के बल गिर पड़ा। उस समय अन्य 3 पहले से ही उस पर टूट पड़े थे, एक मुक्का उसके चेहरे पर और 2 लात उसके पैरों पर मारी जा रही थीं। आरव शर्मा ने जमीन से धक्का देकर छलांग लगाए और तीनों के हमले से बाल बाल बच गए। फिर उन्होंने हवा में 180 डिग्री का तूफानी किक लगाया। सन्नी वर्मा को छोड़कर, जो तेजी से बच निकला, अन्य 2 इस किक से जमीन पर गिर गए। एक बार जब आरव शर्मा नीचे उतरे तो उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी विराम नहीं लिया। उनकी हरकतें पानी की तरह बह रही थीं। उन्होंने बिलियर्ड टेबल पर हाथ रखा और सनी वर्मा की छाती में एक साइड किक फेंकी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। ये सब पलक झपकते ही हो गया। 1 मिनट से भी कम समय में सनी वर्मा और उसके आदमी ढेर हो गए। फैटी मिश्रा और विकास मीना पूरी तरह से अचंभित रह गए। आरव शर्मा की हरकतें असाधारण रूप से कुशल और सुंदर थीं, बिल्कुल टीवी पर दिखने वाले मार्शल आर्ट मास्टर्स की तरह। क्या ऐसे लोग असल जिंदगी में भी हो सकते हैं? वह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली थे।